Question number 8. A vector 1 minus 2 minus 8. B vector 5 0 minus 2. C vector 11 3 and 7. They all are collinear. हमें शो करना है कि ये कोलिनियर है और साथ ही हमें बताना है कि फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी। ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी वैक्टर। ए बी वैक्टर क्या होगा? बी वैक्टर माइनस ए वैक्टर, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 जो है वो आ जाएगा 4i वैक्टर, 0 माइनस माइनस प्लस 2j वैक्टर, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 6k वैक्टर। ये ए बी वैक्टर आ गया। अब इसी तरीके से हम बी सी वैक्टर निकालते हैं। बी सी वैक्टर क्या होगा? सी माइनस बी, 1 माइनस 5 माइनस 4 वैक्टर, 4i हो जाएगा। सॉरी, ये 11 माइनस 5 है, 11 माइनस 5 दैट विल बी 6i। ठीक है, 6i वैक्टर, 3 माइनस 0 3 मतलब 3j वैक्टर एंड 7 माइनस माइनस प्लस 2 9k वैक्टर। ठीक है, ये हमारे ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर आ गए। ठीक है, तो अब हमने शो करना है कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर पता करने के लिए इनकी रेशो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर हम आई वेक्टर का देखें तो ये क्या आ रहा है? 4/6 और जे वेक्टर का 2/3 और के वेक्टर का 6/9। तो इसकी कटिंग करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, ये तो 2/3 है। इधर हम 3 से कटिंग कर सकते हैं, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। तो अब इनकी जो रेशो है वो 2/3 2/3 और 2/3 है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि बिकॉज रेशियोज आर सेम, ठीक है, रेशियोज आर सेम, देयरफॉर हम बोल सकते हैं दैट ए बी सी आर कोलिनियर। जो ए बी सी हैं वो क्या हैं? कोलिनियर है। क्योंकि अगर कोलिनियर होते हैं तो हम उससे जो भी दो पॉइंट्स से वेक्टर निकालते हैं तो उनकी रेशियो अगर हमारी सेम आती है तो वो फिर हमारे कोलिनियर वेक्टर होते हैं। और साथ ही अगला पार्ट इन्होंने दिया है कि फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड ए सी। हमें पता करना है कि बी जो है वो ए सी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो वो आप देख ही पा रहे हैं कि 2/3 रेशो जो है उसकी है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बी डिवाइड्स ए सी इन रेशो 2/3। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जो है हमने एक्सरसाइज में भी कर रखा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी एंड क्यू। मतलब हमारे पास पी और क्यू पॉइंट है, ठीक है, और पी के वेक्टर्स दे रखे हैं हमें 2a प्लस बी वैक्टर, और क्यू के वेक्टर दे रखे हैं ए वेक्टर माइनस 3b वैक्टर। ठीक है, और जो है हमें बीच में आर वेक्टर के बारे में पता करना है, और जो आर है वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 1/2। ठीक है, एक्सटर्नली इट इज डिवाइडिंग इन रेशो 1/2। ठीक है, तो आल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन आर क्यू। तो वो तो बात की बात है। तो सबसे पहले हम आर पॉइंट निकाल लेते हैं जो एक्सटर्नली, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी डायग्राम गलत बन गई है। जो आर है वो बाहर की ओर शो होना चाहिए था। ठीक है, तो लेकिन चलो उससे इतना नहीं है हमारा। हमें एक्सटर्नली है तो हमें एक्सटर्नली वाला फॉर्मूला लगाना है आर वेक्टर पता करने के लिए। तो वो क्या होगा? 2a प्लस बी वैक्टर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2a वैक्टर प्लस बी वैक्टर, और बीच में साइन लगाएंगे माइनस का, और 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a वैक्टर माइनस 3b वैक्टर, और नीचे जो है ये 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो आर वैक्टर इज इक्वल टू 2 टू द 4a वैक्टर प्लस 2b वैक्टर माइनस 1a वैक्टर माइनस माइनस प्लस 3b वैक्टर ओवर 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो इससे हम आर वेक्टर जो है वो निकाल सकते हैं। 4a वेक्टर माइनस 1a वेक्टर मतलब 3a वेक्टर और 2b वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। ठीक है, तो ये जो है हमारा आर वेक्टर आ गया 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर जो हमारा आंसर। ये तो था फर्स्ट पार्ट। साथ ही उन्होंने दिया हुआ है कि आल्सो शो दैट P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट आर क्यू। तो हमें शो करना है दैट P जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ द आर एंड क्यू। तो अगर आर जो है ये हमने अभी निकाला है 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, और जो क्यू है वो हमने यही लेके चलना है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, और जो p वेक्टर है वो 2a प्लस b वेक्टर है ना। तो अब हमें चेक करना है कि जो p है वो मिड पॉइंट में जो है वो डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट में मतलब 1:1 दे रखा है। तो मतलब हम p का अगर वेक्टर निकालना चाहें तो वो कैसे आएगा, 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू ए माइनस 3b वेक्टर, प्लस इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर ओवर 1 प्लस 1। तो p वेक्टर जो है वो क्या आएगा, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर ओवर 2। तो p वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर प्लस a वेक्टर 4a वेक्टर 5b वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 2b वेक्टर ओवर 2। ठीक हो गया। तो अब इससे हम p वेक्टर जो है उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। 2 कॉमन लेके 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर ओवर 2। तो 2 से 2 कटिंग होगी, तो p वेक्टर इज इक्वल टू 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या ये जो p वेक्टर है वो हमारा पहले से मिला हुआ 2a p वेक्टर है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि p वेक्टर 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। तो मतलब यहाँ पर भी 1:1 जब हमने अप्लाई किया तो p जो है वो क्या है 2a प्लस b वेक्टर है ना। तो देयरफॉर वी कैन से दैट p इज मिड पॉइंट ऑफ p आर क्यू। जो p है वो मिड पॉइंट है आर क्यू के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 9 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको आपने देखना है कि किस तरीके से करना है। 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और उसकी 2 एडजेसेंट साइड दे रखी है। मान लेते हम ये a वेक्टर दे रखा है हमें 2y माइनस 4j वेक्टर प्लस 5k वेक्टर। ठीक है, और b वेक्टर जो है वो हमारा i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर। दीज आर टू एडजेसेंट वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर। एडजेसेंट वेक्टर मतलब साथ साथ के वेक्टर। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके डायगोनल के पैरेलल हो। तो इसका मतलब हमें ए मान लो अगर डायगोनल सी वेक्टर है तो हमें सी वेक्टर पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके पैरेलल जो है हमने निकालना है। इनफैक्ट जो सी वेक्टर होगा उसी का हम जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वो एक तरीके का डायगोनल के पैरेलल आएगा। ठीक है, तो अब सी वेक्टर निकालने के लिए कैसे करेंगे, जो ये बी वेक्टर है वही बी वेक्टर हमारा इधर भी आ सकता है बिकॉज दे आर ऑफ सेम लेंथ। तो जो वेक्टर ये है वही वेक्टर यहाँ पर भी रिजेंबल करेगा। तो आई माइनस 2j माइनस 3k। ठीक है, तो अब हम सी वेक्टर जो है वो क्या होगा, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई ट्रायंगुलर लॉ। ठीक है, तो सी वेक्टर क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल है तो सी वेक्टर हम निकालते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को प्लस करना पड़ेगा, 2i वेक्टर प्लस आई वेक्टर 3i वेक्टर माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j वेक्टर माइनस 5k माइनस 3k प्लस 2k वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा सी वेक्टर निकाला
और ये सी वेक्टर जो है डायगोनल है या डायगोनल के पैरेलल वेक्टर है, ठीक है, वन ऑफ द सेम थिंग। तो अब हमने सी यूनिट वेक्टर निकालना है। सी यूनिट वेक्टर पर फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सी वेक्टर को मैग्नीट्यूड ऑफ सी से हमने डिवाइड कर देना है। तो इसलिए ज़रूरत है हम मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालें। मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होगा, सी वेक्टर का आई का कोफिशिएंट 3, 3 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -6, -6 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 2, 2 का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा हमारा 9 प्लस -6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 प्लस 4 40 और 9 49, 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सी मैग्नीट्यूड आ गया। नाउ सी यूनिट वेक्टर निकालेंगे। वो हमें पता है सी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर है। तो इसका मतलब सी वेक्टर 3i माइनस 6j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 7। तो इससे हम सी यूनिट वेक्टर जो है वो लिख सकते हैं कि वो 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k वेक्टर है, ठीक है, एंड दैट इज आवर फर्स्ट आंसर। साथ ही उन्होंने बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम मतलब ए क्रॉस बी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी आई जे वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर हमारा है 2i माइनस 4j प्लस 5k। तो आई जे के 2i मतलब 2, माइनस 4j मतलब -4, 5k मतलब 5, और आई माइनस 2j माइनस 3k 1, -2 और -3, ठीक है। तो अब हमने इसमें इसका i इज इक्वल टू आई वेक्टर -4 इंटू -3 प्लस 12, माइनस लगा के -2 इंटू 5 -10, ठीक है, ये आई वेक्टर आ गया। माइनस जे वेक्टर, दिस छोड़ देना है, 2 को -3 से किया -6, -1 को 5 से किया 5, प्लस के वेक्टर, ये कट गया ये कट गया, 2 को -2 से किया -4 और माइनस लगा के 1 को -4 से किया तो -4, ठीक है। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं। आई 12 प्लस 10 22 माइनस जे -6 -5 -11 प्लस के -4 प्लस 4 0 वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 22i प्लस 11j, ठीक है, 0 की। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मतलब आई का कोएफिशिएंट 22 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट 11 का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर जो है वो 484 होगा और 11 का स्क्वायर 121 होगा। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 605, और 605 की अगर हम स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 5 1 2 1 11 11 ज़ा 121, तो इसमें 11 के पेयर बन रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 11√5, दैट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। Now come to question number 11. Question number 11. Show that direction cosine of a vector equally inclined to the axis OX, OY, OZ. कह रहे डायरेक्शन कोसाइन जो है उन वेक्टर के जो इक्वली इंक्लाइंड हैं OX, OY और OZ एक्सिस पे, उनके डायरेक्शन कोसाइन 1/√3, 1/√3 और 1/√3 हैं। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो अब क्योंकि सिंस vectors are
equally inclined to OX एक्सिस, OY एंड OZ। तो इसका मतलब जो कोसाइन एंगल है वो क्या है, अल्फा मान लेते हैं हम। ठीक है, लेट इंक्लाइंड एंगल इज इक्वल टू एंगल इज अल्फा। तो मतलब जो एक्स एक्सिस है उसके साथ भी कॉज अल्फा एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस है उसके साथ भी कॉज अल्फा एंगल बन रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा इक्वली इंक्लाइंड है इसलिए एंगल जो है वो सेम होगा। और जेड एक्सिस के साथ भी कौन सा एंगल बन रहा है, कॉज अल्फा बन रहा है। ठीक है, वैसे तो कॉज के साथ कुछ भी होता है, लेकिन हमारे अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो एंगल है इक्वली इंक्लाइंड है, तो मतलब ये वाला एंगल जो है वो हमारा सेम होगा। सेम मतलब हम उसको अल्फा मानते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है उसके डायरेक्शन को साइन जो है वो हमें पता करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास है कि इनके डायरेक्शन को साइन जो है इनका स्केयर जो है वो हमेशा वन होता है। मतलब कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू वन। ठीक है, मतलब इनके डायरेक्शन को साइन के स्केयर का सम हमेशा ही वन होता है। ठीक है, ये एक प्रूवन जो है एक एक्सियोम। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये आ जाएगा हमारा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इससे हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा जो है वो आ जाएगा 1/3। और इससे हम कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, स्क्वायर है तो इधर आके 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें कॉज अल्फा की वैल्यू 1/√3 मिल गई है। तो इसलिए जो हमारे डायरेक्शन को साइंस हैं वो क्या होंगे, पहला था कॉज अल्फा मतलब 1/√3, और दूसरा भी था कॉज अल्फा मतलब 1/√3, और तीसरा भी था कॉज अल्फा मतलब 1/√3 आ गया। तो ये आपके क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है तो एंगल जो है वो 1/√3 1/√3 1/√3 आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ए वेक्टर दे रखा है, हम लिख लेते हैं ए वेक्टर क्या है, आई प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, बी वेक्टर दे रखा है हमें, बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस 7k वेक्टर। ठीक है, और 7k। ठीक है, और सी वेक्टर हमें दे रखा है एक 2i माइनस जे प्लस 4k। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, और आसान आप देखोगे कि बहुत है ये अगर समझ आ जाए। हम क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमें डी वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर ए के भी है और जो डी है वो परपेंडिकुलर बी के भी है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें एक डी वेक्टर निकालना है। तो जब ऐसा केस आता है कि तीनों ही जो हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ हम क्रॉस प्रोडक्ट से ये वाला वेक्टर जो है वो निकलता है। ठीक है, पहले भी हमने स्टडी करा है ये। तो कहने का मतलब हुआ कि जो डी वेक्टर है वो क्या होगा, ए क्रॉस बी वेक्टर होगा। ठीक है, और हमें नहीं पता उसमें ए मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम उसका जो मैग्नीट्यूड है वो के निकाल लेते हैं, कि लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इससे जो है हमारा एक डी वेक्टर निकलने वाला है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट पार्ट का है फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यहाँ पर एक पार्ट और जो है लिखना जरूरी हो जाता है कि उन्होंने साथ ही दे रखा है कि जो सी डॉट डी है उसकी वैल्यू क्या है, 15 ठीक है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें डी वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर ए एंड बी के है, उसके लिए हमें ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं आई जे के लिख के उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए वेक्टर 1 4 2 आ जाएगा, 1 4 2
बी वेक्टर 3 माइनस 2 7, 3 माइनस 2 और 7 आ जाएगा। तो अब इसमें आई वेक्टर लिख के 4 7 28 माइनस माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, ठीक है। और इधर आ जाएगा माइनस जे वेक्टर, ये छोड़ दिया 7 माइनस 6 प्लस के वेक्टर, ये छोड़ दिया माइनस 2 माइनस 4 3 12, ठीक है ना। तो आई 28 प्लस 4 32 माइनस जे 7 माइनस 6 1 प्लस के 12 माइनस 2 और माइनस 12 माइनस 14। तो हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो आ गया हमारा 32i माइनस जे माइनस 14 के वेक्टर। अब जो डी वेक्टर है वो क्या है, के टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो डी वेक्टर के टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी मतलब 32i माइनस जे वेक्टर माइनस 14 के वेक्टर, ठीक हो गया। अब हमें जो है दे रखा है ये डी वेक्टर आ गया, तो इसका साथ में हमें दे रखा है कि सी डॉट डी जो है वो किसके इक्वल है, 15 की इक्वल है। अब हमने इस वैल्यू का इस्तेमाल करना है। हमें दे रखा है सी डॉट डी इज इक्वल टू 15, तो हम सी वेक्टर की वैल्यू लिखते हैं 2i माइनस जे प्लस 4k, दिख रहा है आपको 2i माइनस जे प्लस 4k। तो हम सी वेक्टर के साथ 2i माइनस जे प्लस 4k वेक्टर लिख लेंगे और डॉट उसका करेंगे डी वेक्टर। अब डी का ये के तो कांस्टेंट है, इसको तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट हमने 32i माइनस जे माइनस 14k के साथ करना है, और ये वैल्यू जो है वो इक्वल टू 15 है, ठीक है। ये हमने सी लिखा, ये डी का है वैल्यू लिखी, जो के था कांस्टेंट था वो हमने इधर साइड में कर दिया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई जे के की डीलिंग होती है, ठीक। अब आई डॉट आई 1, तो 2 को 32 से मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। फिर जे डॉट जे 1, तो मतलब -1 इंटू -1, ठीक है, प्लस लिख के -1 इंटू -1 प्लस के डॉट के 1 मतलब 4 इंटू -14, 4 इंटू -14, इस तरीके से हमने कर लेना है। बाकी आई का जे के साथ, आई का के के साथ 0 होता है, जे का आई के साथ, जे का के के साथ 0 होगा, तो के का आई के साथ और जे के साथ 0 होता है ना। तो हमने ये सॉल्व कर लिया। तो अब हम के इज इक्वल इंटू 32 इंटू 2 64 -1 इंटू -1 प्लस 1 4 इंटू -14 -56 इज इक्वल टू 15 आ गया, ठीक है। तो अब हम के इनको सॉल्व करेंगे, 64 प्लस 1 65 माइनस 56 इज इक्वल टू 15, मतलब के 65 माइनस 56 इज इक्वल टू 15 आ गया। ये हमने यहाँ पर लिख लिया के 65 माइनस 56 इक्वल टू 15। के 56 65 में से 56 माइनस करते हैं तो हमारे पास 9 आ जाता है इक्वल टू 15। तो के की वैल्यू आ जाएगी 15/9, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, तो के की वैल्यू आ जाएगी 5/3, ठीक है। तो ये के की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब हमारा जो डी है ओरिजिनल, अगर आपको याद हो तो डी था हमारा के इंटू 32i माइनस जे माइनस 14 के। तो डी वेक्टर है हमारा के 32y माइनस जे माइनस 14k वेक्टर, ठीक है। इसे हम दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पर, और अब हमें k की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम इसमें k की वैल्यू पुट कर लेंगे 5/3 32y माइनस जे माइनस 14k वेक्टर, ठीक है। हम 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/3, 5 को 32 से किया तो 160i माइनस 5j और माइनस 70k वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा डी वेक्टर जो है वो निकला, जिसमें आपका सबसे पहले ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट करा है, ठीक है, और उसको के के साथ रखा है डी लिखा, और सी डॉट डी 15 दे रखा है, तो सी वेक्टर और जो डी वेक्टर निकला है हमारा उसका डॉट प्रोडक्ट करके इक्वल टू 15 के साथ इक्वेट किया, तो उससे हम के की वैल्यू निकाल पाए हैं, और के की वैल्यू निकाल कर वो हमने उसमें सब्सटीट्यूट किया डी की वैल्यू में, तो हमें जाके जो है डी वेक्टर मिला, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12।
अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये हमारा जो है सिलेबस डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 भी जो है उसमें इसकी एप्लीकेशन है तो वो भी डिलीटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी आपका जो है डिलीटेड है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, और हमें दे रखा है कि ए डॉट बी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमें थीटा देखना है कि वो किसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, आपके चार ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0 से ग्रेटर थीटा ग्रेटर देन पाई बाई 2। सेकेंड बी ऑप्शन है 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू थीटा लेस देन एंड इक्वल टू पाई बाई 2। और सी ऑप्शन है 0 से ग्रेटर थीटा लेस देन पाई। और जो डी ऑप्शन है 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू थीटा लेस देन एंड इक्वल टू पाई। तो अब इसमें हमें दे रखा है कि ए डॉट बी जो है ग्रेटर देन 0 है। सिंस ए डॉट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो हमारे पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए वो तो होंगे ग्रेटर देन 0। ओनली डिपेंड करेगा कि कॉस थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर कॉस थीटा नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो लेस देन 0 है ना। तो इसलिए ए डॉट बी अगर मैं ए बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव होने के लिए पूरी वैल्यू को कॉस थीटा भी पॉजिटिव होगी, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब होता है? हम क्वाड्रेंट में अगर स्टडी करें तो क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन कॉस है ना। तो कौन 0 से लेके पाई बाई 2 तक सारे ही पॉजिटिव होते हैं है ना, लेकिन पाई बाई 2 से पाई तक कॉस नेगेटिव होता है। तो मतलब 0 से लेके पाई बाई 2 तक जो है हम चल सकते हैं। और हम यहाँ लेस वाला लेंगे कि इक्वल वाला लेंगे? हम इक्वल वाला लेंगे, क्योंकि cos 0 भी अगर हम लेते हैं तो वो 1 होता है, तो मतलब हम 0 को भी इंक्लूड कर सकते हैं है ना। तो मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर 0 से ग्रेटर थीटा और लेस देन पाई, 0 से पाई के बीच में तो कॉस यहाँ नेगेटिव होता है, तो ये भी केस नहीं होगा सी वाला। और 0 से ग्रेटर थीटा और लेस देन इक्वल टू पाई, तो ग्रेटर एंड इक्वल ये भी केस नहीं होगा हमारा। तो ओनली केस जो है हमारा बी वाला होगा कि 0 से ग्रेटर एंड इक्वल टू थीटा एंड लेस देन एंड इक्वल टू पाई बाई 2, उसमें ही कॉस थीटा जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो विच विल इम्प्लाई दैट बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना, बी जो है वो सही ऑप्शन। तो दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 16। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। वैसे तो ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू टर्म्स में जरूरी नहीं है, लेकिन हम कर लेते हैं इसे। लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर। ए और बी दो यूनिट वेक्टर दिए रखे हैं, मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो भी 1 है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, और जो थीटा है वो एंगल बिटवीन देम है। तो हमें ए प्लस बी वेक्टर जो है उसका हमें निकालना है कि वो यूनिट वेक्टर कब होगा। हमें थीटा दे रखे हैं, तो ए प्लस बी जो है वो यूनिट वेक्टर हमारा, हम मान लेते हैं ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है। तो अगर ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो वो 1 होता है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है, इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब इससे मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो 1 दे रखा है उन्होंने, तो 1 का स्क्वायर 1। मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 ए बी इक्वल टू 1। इससे आ गया 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 2, 2 इधर आके -2, तो 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू -1।
तो ए डॉट बी इज इक्वल टू -1/2 लिखा जा सकता है। तो ए डॉट बी को हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1 है, तो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। अब कॉस थीटा -1/2 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ऑल साइन, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में आपका जो है वो होता है, तो हम इस क्वाड्रेंट में लाने के लिए पाई माइनस करेंगे, है ना। कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई -1/2 कब होता है? 60 पे, ठीक है। तो पाई बाई 3 पे करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3, ठीक है। कॉस से कॉस कट जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2 पाई बाई 3, एंड दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, ठीक है। आई जे क्रॉस के क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अगर हम आई जे और के साथ चलें तो, ठीक है, जे क्रॉस के वो आई हो जाएगा, आई आ गया। जे आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज है, तो जे वेक्टर के साथ हम माइनस लगाएंगे, तो माइनस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज है, तो इसका आंसर के आ जाएगा आपका, ठीक है ना। भी पता है कि अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव लगाते चलते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर आई क्रॉस जे है क्लॉकवाइज है तो के आएगा, लेकिन अगर जे क्रॉस आई है एंटी क्लॉकवाइज है तो के नहीं लिखेंगे, माइनस के लिखेंगे, ठीक है। इसी हिसाब ने हमने यहाँ पर किया, जे क्रॉस के क्लॉकवाइज है तो इसका आंसर प्लस आई आएगा, लिख दिया। आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसका आंसर जे ना होके माइनस जे लिखेंगे। आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज है, तो इसका आंसर के का आएगा, पॉजिटिव। तो अब इससे हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा आपका आई डॉट आई 1 माइनस जे डॉट जे 1 के डॉट के 1, ठीक है। तो ये 1 और 1 कैंसिल, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 1, और दैट इज योर सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी, अगर थीटा जो है एंगल है बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी, तो हमें पता करना है, हमें ए दे रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो हमें थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो अब ए डॉट बी है मैग्नीट्यूड में, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी है तो उसे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कट गया, इसलिए हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसे हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा अगर हम नीचे ले आते हैं इसके, तो टेन थीटा 1 कब होता है? 1 पे 5/4 पे, तो टेन 10 से 10 कट गया, तो मतलब थीटा की वैल्यू 5/4, 5/4 मतलब ये आपका बी ऑप्शन, ठीक है।